चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया। अभी ठीक है ना? अभी यस सर। ठीक है, तो जल्दी से आप कर लीजिए, हेडिंग डाल दीजिएगा, ये फोटो बना लीजिए सभी लोग। फोटो बना लीजिए। देखो बेटा, ये अभी मुझे बताओ कि ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है या दिक्कत भी हो रहा है किसी बच्चे को? यस सर, अभी क्लियर है। हाँ, क्लियर होना भी चाहिए। बेटा मेरी बात को ध्यान सुनना, ये टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। ऑलरेडी मैंने पहले पढ़ा रखा है, लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? देखो, इस बॉडी पर कोई बच्चा इस तरफ फोर्स लगाया F1, किसी बच्चे ने फोर्स इस तरफ लगाया F2। आई डोंट नो ये आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कितना लगा रहे हो, आपका ये प्रॉब्लम है। आपने इस तरफ एक फोर्स लगाया F है। तो अब आपको मैं समझाता हूं, मेरी बात को ध्यान सुनना। देखो, इस बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं? बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, N फोर्स लग रहे हैं, ठीक? तो बच्चों यहां देखो ध्यान से, F1 कॉमा F2 डॉट डॉट कहां तक? Fn, बहुत सारे फोर्स हैं, आर एक्टिंग ऑन बॉडी, ठीक है, ऑन बॉडी M। तो इस बॉडी का मास बेटा कितना है? सभी लोग जान रहे हो, इस बॉडी का मास कितना है? M मास है। ध्यान से देखिएगा। अब आप समझिए कि रिजल्टेंट फोर्स यहां होगा क्या। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मुझे ये बताइए कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है? फोर्स आपका स्केलर है या वेक्टर, ये बताओ। वेक्टर। हाँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऑलरेडी मैंने पहले बता रखा है। बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये कौन सा समीशन फॉलो करेगा? अलजेब्रिक या कोई और समीशन? कोई और मतलब कौन सा कोई और है, बताओ? वेक्टर एडिशन। हाँ, मतलब ये करे क्या फॉलो करेगा? फॉलो वेक्टर एडिशन। ये आपको पता रहना चाहिए, छोटा छोटा पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देखते चलना। बेटा ये वेक्टर एडिशन को जब ये फॉलो करेगा, इसका मतलब आप नेट फोर्स कभी भी निकालना हो तो सीधा क्या कर दो, फॉर नेट फोर्स वेक्टर सम करना होगा। तो अब यहां मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है? देखिए, तो यहां पर ये आपने बहुत सारे फोर्स को अप्लाई किया इस बॉडी पर, आपको पता है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपसे मैंने भाई पूछा कि इस पर नेट फोर्स कितना होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन body is vector sum of all individual forces acting on this body। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी से। सर वो बीच में साइन कर रहा है। एक सेकंड बेटा, अभी साइन नहीं कर रहा है ना? अभी शाइनिंग नहीं है ना बोर्ड पे? यस सर। हाँ, तो आप यहाँ देखो, ध्यान से समझो कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस बॉडी पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है। तो आप ये समझो जरा ध्यान से यहाँ पर कि इस बॉडी पर जो नेट फोर्स होगा, ये नेट फोर्स कितने के बराबर होगा? आप बस मुझे ये बताओ। तो आंसर आया कि भाई ये जो नेट फोर्स होगा क्या होगा? आप जो ये इंडिविजुअल फोर्स लगा रहे हो, F1 F2 जितना भी हो, इन सब के वेक्टर सम के बराबर होगा। यानी आप यहां समझो कि रिजल्टेंट फोर्स बेटा होगा क्या? तो रिजल्टेंट फोर्स आंसर आएगा वो F1 प्लस F2 प्लस क्या बोलो, F3 प्लस डॉट डॉट क्या चाहिए, Fn।
ठीक, क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? बोलो। यस सर। एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स माइंड में सेट कर लो। रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स एक ही चीज है, और ये क्या होता है? टोटल मास m इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? बोलो। मतलब आप ये समझो ध्यान से कि जिस तरफ नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन भी। क्या ये बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? बोलिए। यस सर। मैंने क्या बोला बताइए आप, बताइए जल्दी से सभी बच्चे। सर जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा सर, उसी डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन। मिनट, फोर्स नहीं, नेट फोर्स बोलो। मैं क्या बोल रहा हूँ जल्दी से बोलो। जिस डायरेक्शन में डायरेक्शन फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। हाँ, एक्सेलरेशन होगा। तो जल्दी से बच्चों इसे नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से क्विकली नोट करिए, सभी लोग तेजी से नोट करेंगे। सर वो साइन कर रहे हैं। अच्छा, साइन बंद हो जाएगा अपने आप, चिंता नहीं करो, वो ठीक हो जाएगा। जल्दी से आप नोट करिए तेजी से, ठीक है? जल्दी से आप नोट करिए बच्चा लोग। क्या सब लोगों ने नोट कर लिया? हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो तो। जवाब नहीं आ रहा बच्चा लोग, क्या हुआ आप लोग? जवाब दो बेटा, आपने कर लिया नोट सभी लोग, जल्दी बोलो। यस यस सर। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। नो सर। चलो भाई इरेज करते हैं, इसको मिटा रहा हूं। तो ये देखो, ये एक स्टेप है, यही ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा और इसी में ध्यान सुनना। देखो देखो, इसी में आप क्या करोगे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो सबसे पहला काम इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर, ये देखो ये मेथड है, ये नेट फोर्स निकालने का ये एक तरीका है। लेकिन आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले ध्यान से सुनो सभी लोग। जितने भी फोर्स है F1 F2 Fn तक, सबको आप x y z के कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। गॉट इट? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। मैं क्या बोल रहा हूं? पहला स्टेप 1 बेटा, पहला स्टेप इसी में देखो, ये अभी जो टॉपिक लिखा रहा हूं उसी का पार्ट है कि रिजॉल्व F1, रिजॉल्व ऑल फोर्सेस, रिजॉल्व ऑल फोर्सेस into its x, y, x and z component। कर लोगे? बोलो। पहला काम है उसे एक्स वाई जेड कंपोनेंट में ब्रेक करना। हालांकि देखो ये बहुत ही आसान है, ऑलरेडी मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, पिछले लेक्चरों में ये मैंने करवा रखा है। बेटा देख, जैसे ये F1 है ना, तो F1 का क्या होगा, एक x1 कंपोनेंट I के साथ प्लस y1 क्या होगा बेटा, J के साथ प्लस z1 क्या होगा, K के साथ। इसी प्रकार से क्या होगा बेटा, F2 होगा x2 इसका प्लस y2 J प्लस Z2 K। इसी प्रकार से क्या होगा, Fn बराबर xn I कैप प्लस yn J कैप प्लस Zn K कैप। ये ध्यान रखिएगा, कंपोनेंट में तोड़ना ही पड़ेगा। अब आपको कंपोनेंट, जिस बच्चे नहीं आता है उनके लिए, जिस बच्चे को कंपोनेंट नहीं तोड़ने आता है उसके लिए देखिए, सबसे पहले बच्चों ये देखो, ये y है और ये x है। मान लीजिए कोई फोर्स है,
ये अपना कौन से देखो प्लेन में, देखो ये मान लो F है, तो ये F देखो, ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड F है, और ये कौन से प्लेन में है, कोई बच्चा मुझे बताएगा? XY। हाँ, ये फोर्स आपका XY प्लेन में, बेटा ध्यान से समझो, ये चीज समझने वाला है कि ये फोर्स आपका XY प्लेन में है। तो बेटा ये देखो, ये जो एंगल है ये एंगल अल्फा दिया है, तो इस फोर्स के कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट। तो क्या होगा, मैंने पहले बोला था कि पहले F फिर यहां भी F बिठा दो, 2 जगह F बैठेगा, ये आपको भी पता है। तो X वाले में देखो ये एंगल किसके साथ है, X के साथ है, तो X में लग जाएगा cos अल्फा, और Y में क्या लग जाएगा, अपने आप आ जाएगा sin अल्फा। हाँ, अब देखो ये प्लस वाले X में है, तो कौन सा टोपी, I वाला, और ये प्लस वाला में जा रहा है, तो यहाँ प्लस का J है। ये एक बेसिक मेथड है, ये पता आपको रहना चाहिए। क्या बच्चों मुझे ये फिर से समझाना पड़ेगा, बोलो? नो सर। हाँ, अगला है स्टेप 2। नो सर। स्टेप 2 बेटा क्या होगा, ध्यान सुनना। स्टेप 2 रिजल्टेंट F नेट बराबर क्या होगा, देखो F नेट बराबर क्या होता है, आपको मैंने सिखाया, F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 क्या बेटा, Fn सिखा रखा है मैंने। तो होगा क्या, डायरेक्टली मैं बोल रहा हूं, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn, कौन सा टोपी, I वाला, प्लस y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट yn, कौन सा, J वाला। इसी प्रकार से क्या होगा, बोलो क्या होगा, z1 प्लस z2 प्लस डॉट डॉट zn, कौन सा, T वाला टोपी। क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं, बोलिए? Yes. हाँ बेटा। यस तो सर। फाइनली बताओ रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ये निकालना पड़ता है। तो अंडर रूट ओवर x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn का स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 डॉट डॉट yn का होल स्क्वायर प्लस z1 प्लस z2 प्लस डॉट डॉट zn का होल स्क्वायर। इज दैट ओके? सभी लोग जवाब देंगे? यस सर। इस प्रकार से देखो, ये देखो 2 स्टेप में मैंने खत्म कर दिया, और यही 2 स्टेप इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी पर आपका सारा सवाल बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक? तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक ये सब मेथड है, बेसिक चीज, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक बेटा, नोट कर ले, जल्दी से खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सभी लोग समझ पा रहे हैं, बोलिए? यस सर। नोट करिए जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जवाब नहीं आ रहा बच्चे लोग? हो गया सभी लोग का नोट, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। चलिए इसको इरेज करते आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। देखो ये रिजल्टेंट फोर्स का कैलकुलेशन यही है, मेथड है, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसी हिसाब से आपको करना ही पड़ेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो नेट फोर्स का चक्कर हो गया खत्म। अब एक और पॉइंट बेटा मैं आपको थोड़ा सा पहले ही बता दे रहा हूं, ताकि आप आगे चल के मुझे परेशान ना करें। देखिए एक छोटा सा टर्म बेटा आता है इक्विलिब्रियम। क्या आता है, जल्दी से बोलो? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। क्या हेडिंग डाला है बच्चा लोग, जल्दी से बोलो? सभी लोग जवाब इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। अब ये इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी होता क्या है, कोई बच्चा आप में से मुझे बता सकता है? आपने पहले भी पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। तो क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं कि ये होता क्या है?
सर किसी बॉडी में नेट फोर्स 0 एक्ट करे सर, सारे फोर्स एक दूसरे को। बिल्कुल सही जवाब। किसी बॉडी पर नेट फोर्स यदि 0 है, इसका मतलब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं? बोलिए। यस सर। यस सर। बिल्कुल, मैं समझा रहा हूं, एक बार फिर से देखिए। बेटा मान लो ये एक बॉडी है, एकदम सिंपल सा, मैं ज्यादा ये आधा तिरछा नहीं कर रहा हूं। ये F1 फोर्स बेटा, इस पर मान लो आप इस तरफ F2 है, और इस तरफ मान लो इस पर कितना Fn फोर्स है बेटा। ठीक, बहुत सारे फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस पर बहुत सारे फोर्स हैं यहाँ पर। और इस बॉडी का एक्सेलरेशन ए नॉट मान लिया। ध्यान सुनना, ए नॉट मैंने मान लिया एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहां पर इसका है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन ए नॉट, जो कि 0 होगा। इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा लोग, जल्दी बोलो। 0। 0. तो मैं पॉइंट में लिखता हूं, अच्छे से मेरी बात को सुनना, अच्छे से देखो ध्यान से। पॉइंट नंबर 1 बेटा देखो, पहला पॉइंट क्या होगा। कुछ लोग फिर से ऑनलाइन, क्या यार आप लोग सही से एक बार आते नहीं हो ना, बार बार एडमिट करना पड़ता है। क्या प्रॉब्लम आप लोग का हो रहा है पता नहीं, भगवान जाने। देखिए यहाँ पर, तो मान लो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा। पहली बात तो ये कि इफ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, इफ बॉडी इन equilibrium, then acceleration of center of mass, acceleration of center of mass बोलो या acceleration of body बोलो, acceleration of body must be 0। बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो समझ जाइए कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। ठीक है, एक बात और ध्यान रहे कि मैं यहां पर कौन से मोशन के लिए डिस्कशन कर रहा हूं, तो ओनली फॉर ट्रांसलेशनल। ध्यान रहे, हम लोग स्लाइडिंग मोशन पढ़ रहे हैं अभी। क्या यहां पर मैं रोटेटरी पढ़ा रहा हूं बेटा, जल्दी बोलो। क्या मैं यहां रोटेशन पढ़ा रहा हूं क्या? नो सर। जवाब किसी बच्चे का नहीं आ रहा है। मैं कौन No, सा sir. मोशन आपको यहां पढ़ा रहा हूं, जल्दी से बताओ। ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन बोलो या स्लाइडिंग बोल लो, ट्रांसलेशन बोल लो, स्लाइडिंग बोल लो, लीनियर मोशन बोल लो, मैं उसको पढ़ा रहा हूं अभी। तो ये सारे फंडे उसके लिए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये इक्विलिब्रियम यहां पर आप समझो कि मैं बोलूं भाई कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। कौन सा इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब बॉडी पर नेट फोर्स 0 होगा, उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ये ध्यान रखिए। अगला पॉइंट देखिए, तो आपने कह दिया भाई एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अगली बात, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, मस्ट बी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब यहां देखो मैंने क्या लिखा है, देखो सभी लोग पढ़ो, अगला पॉइंट देखो, वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट बोला है। तो वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन अनचेंज। सभी लोग समझ पा रहे हैं क्या, बोलिए। यस सर। No, sir. सर समझ नहीं है मतलब सेकंड पॉइंट। अच्छा नहीं समझ में आया क्या, बोलो। यस सर। हाँ देखो मैं ये बोल रहा हूं कि वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट बोला बेटा। वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट होगा, आप ये समझो कि आपका एक्सेलरेशन क्या है, बोलो 0। तो आपने पढ़ा होगा v बराबर u प्लस at, आपने पढ़ा नहीं क्या, बोलो कि आपका एक्सेलरेशन ही 0 हो जाएगा, तो शुरू का और बाद का वेलोसिटी सेम होगा। आप देख लो, वेलोसिटी कभी चेंज ही नहीं करेगा। नहीं है समझ में, जल्दी बोलो। या दूसरी भाषा में आपको समझाऊं तो आप ऐसे समझो कि a बराबर क्या होता है, dv बाई dt होता है, और ये चीज आपका 0 है, इसका मतलब v कांस्टेंट होगा, तभी तो ऐसा होगा। यस सर। आपने पढ़ाया होगा ना ये डिफरेंशिएशन, v कांस्टेंट होगा तभी ये 0 हो पाएगा। आप समझ रहे हैं यहाँ पे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन सर माइक ऑफ हो गया है।
सर माइक ऑफ है। सर माइक सर ऑफ है। माइक ऑफ है। हाँ भाई, सभी लोग ये समझ पा रहे हैं? सभी लोग बिल्कुल सन्नाटे में एकदम है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? जल्दी बताइए, मुझे फिर से समझाना होगा बच्चा यस लोग। सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए जल्दी से नोट कर देखिए, आपका रिस्पॉन्स बहुत स्लो आ रहा है, मैं पहले बोल रहा हूँ। रिस्पॉन्स देने में कोई कमी मत करिए, रिस्पॉन्स देने में कमी करेंगे दिक्कत होगा। तो मैंने एकदम क्लियर किया, देखो कि देखो एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या, कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए। इज दैट ओके? जल्दी बोलो। यस सर। यस यस सर। अगला पॉइंट आप ये ध्यान रखिए कि कोई बॉडी यदि इक्विलिब्रियम में है, मतलब बॉडी पर नेट फोर्स क्या होगा, मस्ट बी 0 होगा। यही मेन स्टेटमेंट है। तो यहां पर स्टेटमेंट क्या मैं लिखाऊंगा, मेन स्टेटमेंट। देखो आप ये हमेशा याद रखना कि इफ बॉडी इन ट्रांसलेशनल, मैं ट्रांसलेशन यूज कर रहा हूं, इफ बॉडी इन ट्रांसलेशनल, इफ बॉडी इन ट्रांसलेशनल मैं यूज कर रहा हूं बच्चों, इफ बॉडी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, देन यानी कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, देन नेट फोर्स acting on body must be equals to 0। सभी लोग समझ पा रहे होंगे स्टेटमेंट को। इसका मतलब बेटा यहाँ पर है क्या, मैं समझाता हूं, ध्यान देखो। इसका मतलब ये है कि बॉडी पर नेट फोर्स क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 डॉट, क्या बेटा, Fn। नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। सभी लोग समझ पा रहे होंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बोलो। नो सर। हाँ, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। नेट फोर्स हो जाएगा 0, और सबको पता है कि नेट फोर्स यहाँ पर बेटा 0 है। नेट फोर्स यहाँ 0 है, तो मास तो कभी 0 होगा नहीं। तो 0 होगा कौन, एक्सेलरेशन 0 होगा। इज दैट ओके? यस सर। यानी एक्सेलरेशन ही 0 होना होगा, आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, तो सभी लोग इसको अच्छे से नोट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सभी लोगों ने कर लिया बच्चा नोट, जल्दी बोलो। आप में से किसी बच्चों का जवाब नहीं आ रहा है। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया या नहीं किया, जल्दी से बोलिए मुझे। यस सर। यस सर। जस्ट अ मिनट। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो देखो आप यहाँ अच्छे से इसको एक बार देख लो, आपको इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है तो मेरे से पूछ लो। सर अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फिर क्या वो इक्विलिब्रियम में होगा?
देखो एक बात मैं बताता हूँ, कोई बॉडी रेस्ट में है तो ऐसा नहीं कि इक्विलिब्रियम में होगा, हो सकता है वो चलने के कंडीशन में हो, ऐसा तो नहीं मैंने बोला है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कंडीशन, देखो मेन कंडीशन क्या है यहाँ, वो ये है, हो सकता है वो रेस्ट में हो, मे बी, क्या मैंने बोला, जल्दी बोलो, मे बी हो भी सकता है, और देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं भी हो इक्विलिब्रियम सकता में बॉडी है, इक्विलिब्रियम में है, तो मे बी बॉडी रेस्ट में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, गड़बड़ बाद में करेंगे। इफ बॉडी इन इक्विलिब्रियम then body may be rest, at rest में लिख दिया, हो भी सकता है रेस्ट में और नहीं भी हो सकता है। क्या इस बात से सभी लोग एग्री करते हैं, बोलिए। Yes, sir. हाँ, तो जल्दी से आप इसे नोट करिए, जल्दी से, क्विकली। अभी आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे का, ठीक है। और ये सब कुछ खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखो है क्या, सभी लोग ध्यान से सुनना समझना सही से। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अगला हम लोग बात करेंगे, कुछ बेसिक फोर्सेस थे जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन। मैंने बता दिया था कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का हिस्सा है, पार्ट है, लेकिन इसको मैंने डिटेल से नहीं पढ़ाया था। या टेंशन फोर्स, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, लेकिन इसे मैंने डिटेल से नहीं पढ़ाया था। क्या बच्चों सही बात है ये? बताइए मुझे। Yes, यस sir. सर। बिल्कुल ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इन्हीं सब फोर्स को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, बट आपको मैंने ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने करवा दिया है ताकि आपको दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए शॉर्टकट मैं आपको बताऊं इक्विलिब्रियम का, शॉर्टकट मैं बताऊं आपको इक्विलिब्रियम का शॉर्ट फॉर्म। तो इक्विलिब्रियम में देखिए ध्यान दीजिए, कोई बॉडी है, इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। शॉर्टकट आप बेटा कैसे करोगे, ध्यान सुनना। शॉर्टकट क्या करोगे, जितने भी फोर्स है उसे दाएं बाएं, यानी ये कौन सा साइड, राइट साइड का फोर्स, ये कौन सा साइड का बोलो, लेफ्ट साइड का फोर्स, ये कौन सा अप और ये कौन सा डाउन। समझ में आ रहा है बोलो। यस सर। नहीं आया बेटा, इस बॉडी पे जितना भी फोर्स लग रहा था ना, इस बॉडी पे जितना भी फोर्स लग रहा था सबको कंपोनेंट में तोड़ दिए। किस तरफ, जो भी, जैसे मान लो इधर है तो एक इस तरफ एक इस तरफ, मान लो कोई इधर है एक इस तरफ एक इस तरफ, सबको कंपोनेंट में तोड़ दिया। तो सबको कंपोनेंट में तोड़ूंगा तो कुछ फोर्स ऊपर आएगा, कुछ नीचे, कुछ दाएं कुछ बाएं। ऐसा होगा या नहीं होगा सिनेरियो, जल्दी से मुझे बता दो। यस बिल्कुल सर। सभी लोग एकदम कॉमा में हैं, जवाब देंगे सभी लोग। बेटा सर आप लोगों का समझ नहीं रिस्पॉन्स आया। नहीं आया समझ में। मैं क्या बोल रहा नो हूँ सर। कि मान लो कोई फोर्स इस दिशा में होता तो इसका दो कंपोनेंट नहीं होता क्या? क्या आपने वेक्टर में कंपोनेंट तोड़ना नहीं सीखा है क्या? अभी जस्ट मैंने भी अभी कुछ देर पहले ही मैंने इस पर चर्चा किया था, यहाँ पे लिखा भी था कि भाई कंपोनेंट में कैसे तोड़ोगे, एफ कॉस अल्फा एफ साइन अल्फा। तो जितने भी फोर्स होंगे सबको कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, कुछ इधर आएगा कुछ इधर आएगा इसका हिस्सा। कंपोनेंट तोड़ना नहीं समझ पा रहे हो क्या, बोलो। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, जवाब देंगे बढ़िया रहेगा, नहीं जवाब देंगे तो ऐसे ही सब लोग शांत रहेंगे, मैं भी फिर शांत रह जाऊं। और जवाब देंगे तो फिर अच्छी बात है। क्या ये आप समझ पा रहे हैं, बताइए हाँ या ना में बस सीधा। यस सर। हाँ, बाकी और लोगों का जवाब नहीं आ रहा है। कितने लोग ये समझ पा रहे हैं, Yes, हाथ ऊपर sir. कर दीजिएगा। जो लोग समझ पा रहे हो हाथ ऊपर कर लो। सभी लोगों का हाथ नहीं ऊपर हुआ अभी भी, केवल 12 जन है, अभी 1-2 करके बढ़ रहा है।
देखो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इक्विलिब्रियम के लिए कर, देखो जितना भी फोर्स आएगा ना सबको कंपोनेंट में तोड़ देना, कंपोनेंट में तोड़ोगे बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप ये समझो कि जितना फोर्स ऊपर होगा उतना ही नीचे, इसको बोलते हैं काउंटर बैलेंस करना। क्या बोलते हैं? काउंटर बैलेंस करना। जितना सामने है उतना ही विपक्ष में है। नहीं आया समझ में? काउंटर बैलेंस समझते हो? अरे सभी लोग जवाब नहीं दे रहे। काउंटर बैलेंस समझते हो? काउंटर बैलेंस? नो सर। अरे काउंटर बैलेंस का मतलब क्या? जितना ऊपर उतना ही नीचे। देखो जितना फोर्स यहाँ ऊपर है ना उतना ही नीचे है, ठीक? तो जितना ऊपर है उतना ही फोर्स क्या है बेटा? डाउन में है, ठीक? ये होता है काउंटर बैलेंस करना, जितना ऊपर उतना ही नीचे। अब यहां देखो जितना फोर्स राइट में है उतना ही फोर्स क्या है बेटा? लेफ्ट में है। समझ में आया क्या? इसी को बोलते हैं काउंटर बैलेंस करना। और ये ऐसा कहीं भी आपको दिख रहा है जितना इस तरफ उतना ही इस तरफ, जितना ऊपर उतना ही नीचे, गारंटी नहीं कि ये दोनों बराबर होगा। ये दोनों अलग अलग है, मैं पहले बोल रहा हूं ये अलग अलग है, लेकिन ये चीज है इक्विलिब्रियम में है तो ये चीज और ये चीज बराबर होना चाहिए, ठीक? और मान लो ये देखो ये इस दिशा में इक्विलिब्रियम में है। सपोज मान लो मैंने यहाँ एक एक्सिस लिया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स के दिशा में इक्विलिब्रियम में है, एक्स के दिशा में ये इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब एक्स के दिशा में जितना दायां फोर्स होगा उतना ही बाएं होगा। लग रहा है ये बात आप समझ, सभी लोग समझ नहीं पा रहे क्या? जितना दाएं उतना ही बाएं, मतलब नेट फोर्स 0। नहीं आया समझ में बात क्या? सर आ क्या? हाँ Yes, जितना sir. ही देखो मैं बोलूं y के दिशा में, ये देखो ये किसके लिए कंडीशन है? इफ बॉडी कौन से दिशा में इक्विलिब्रियम होगा? इफ बॉडी इक्विलिब्रियम इन एक्स, इफ बॉडी इक्विलिब्रियम, इफ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन एक्स डायरेक्शन। ये ध्यान रखिएगा। हाँ ये नहीं, ये एक्स के लिए होना चाहिए था, नहीं गलत मैंने लिखा, अप डाउन है ना, वाई डायरेक्शन। और ये किसके लिए? इफ बॉडी इक्विलिब्रियम, इफ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन एक्स डायरेक्शन। आई होप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो। यस सर। हाँ तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे सभी लोग, सभी जने। सर वीडियो रुक गया है। Yes, sir. सभी लोग कर लेंगे नोट इसे जल्दी से। सभी लोगों ने नोट कर लिया? जल्दी बताओ, टाइम नहीं वेस्ट करना बच्चा लोग। नो सर। हाँ बेटा जल्दी करो नोट। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन को जान लेंगे, बढ़िया रहेगा हमारे लिए। टेंशन क्या होता है, टेंशन को हम लोग जान रहे हैं।
सभी लोगों ने कर लिया नोट? जल्दी बताइए। यस Yes, sir. सर Yes, sir. चलो बेटा इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, खत्म कहानी है भी इसका। तो आप समझ पा रहे होंगे भाई ये क्या है इसका चक्कर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल बस मैं पूछूंगा आपसे, बस इसका आप सही से जवाब देना लेके, ठीक है भाई। सवाल क्या एकदम बिल्कुल चिंदी सा सवाल है। देखो मान लो ये एक बॉडी है, ठीक। अब इस बॉडी पर मैंने इस तरफ फोर्स लगाया है 100 न्यूटन का, ठीक। अब बताइए इस तरफ मैं कितना फोर्स लगाऊं एफ डैश, ताकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, फॉर इक्विलिब्रियम। 100 Newton. 100 न्यूटन। 100 कितना न्यूटन। बेटा? क्योंकि मैंने बोल रखा है पहले ही कि जितना दाएं उतना ही बाएं इक्विलिब्रियम के लिए। इधर कोई भी आपको मतलब नेट फोर्स 0 मिलेगा तो इक्विलिब्रियम होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एफ के बराबर होगा और ये क्या होगा 100 के बराबर। सभी लोगों को समझ में आ गया? बोलो यस सर। यस सर। तो कृपया सभी लोग इसे अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ पॉइंट्स है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूं, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला बेटा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का चक्कर क्या है, ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको समझा रखा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा? जल्दी बताइए। सर आप जो में से बेसिक लाइन से हम दूसरी चीज को देखते हैं। बेसिक लाइन से दूसरी चीज को देखते हैं, नहीं क्लियर नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। कोई और बच्चा बोलेगा? ऑब्जर्वर। सर ऑब्जर्वर। हाँ ये सही जवाब है, ऑब्जर्वर को ही हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। Reference. बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही। देखिए ऑब्जर्वर को ही हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ध्यान रखिएगा। तो हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस डालिए हेडिंग। क्या सभी लोगों ने हेडिंग डाल दिया बच्चा लोग? यस सर। Yes, sir. हाँ नेक्स्ट वन देखिए बेटा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो कोई भी ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। ऑलरेडी पिछले क्लासों में आप ये मैं थोड़ा थोड़ा चर्चा करते आ रहा हूं, क्या सही बात है बच्चों? यस Yes, सर। sir. बिल्कुल। तो नीचे देखिए एनी ऑब्जर्वर, हेडिंग डाल नीचे, ये देखिए हेडिंग डाल के स्टेटमेंट लिखेंगे। हेडिंग डाल के बेटा आप स्टेटमेंट लिख लो जल्दी से। एनी ऑब्जर्वर, any observer that can observe any observer that can observe and analyze motion of a body or motion of a system, motion of a system called frame of reference, called frame of reference, called frame of reference, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या सभी लोगों ने स्टेटमेंट लिख लिया? बोलो यस सर। Yes, यस sir. सर। हाँ बेटा, तो प्लेस को सभी बोलेंगे लोगों ना ने स्टेटमेंट लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सर? टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा क्या कह रहे हो? सो प्लेस को बोलेंगे ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी ऑब्जर्वर हो सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो किसी बॉडी के मोशन को देख सकता है, समझ सकता है, एनालाइज कर सकता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। बात खत्म, यही पे सिंपल। कोई भी, मैं भी हो सकता हूं, तुम भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। नहीं आया बात समझ में? सर आ गया। हाँ ये ध्यान रखना। चलिए भाई आगे हम बढ़ते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हम कर रहे हैं बेटा, ध्यान रख लो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। आपसे कोई बोलेगा कि फ्रेम क्या है, ऑब्जर्वर है, फ्रेम क्या है, जल्दी बोल।
ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हो या मुझे फिर से समझाना पड़ेगा क्या? नो सर, एनी ऑब्जर्वर दैट कैन ऑब्जर्व मोशन ऑफ एनी बॉडी, तो उसी ऑब्जर्वर को आप क्या कहोगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अरे एक नया नाम चश्मा पहना दिया तो वही नाम क्या हो गया? कुछ और हो गया नाम उसका, और थोड़ी कुछ है इसमें। नहीं समझ में आया क्या बात? बोलो। नो सर, सर समझ आ आ गया। गया। तो अब बेटा देखिए यहाँ पर मैंने ये बोला कि फ्रेम कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स। 2 टाइप के। एक होता है इनर्शियल। क्या बोल रहा हूँ, जल्दी बोलो। इनर्शियल, हाँ, इनर्शियल फ्रेम। ठीक। दूसरा होता है बेटा नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो इसमें मैं ये एक स्टेटमेंट लिखाऊंगा, इसमें भी लिखाऊंगा स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, तो नीचे लिखो, नीचे लिखो सभी लोग, नीचे सभी लोग लिखो। नीचे देखो, ये पहला वाला हो गया फ्रेम और ये दूसरा फ्रेम। तो सबसे पहले एक लाइन नीचे लिख लो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ there are two types of frame of reference. There are two types of frame of reference. First inertial frame and second non inertial frame. सभी लोगों ने नोट कर लिया? जल्दी बोलो। यस यस सर, सर, यस सर। हाँ चलिए, तो पहला होता है इनर्शियल, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। आप सभी ने लिख लिया होगा। तो चलिए पहले नीचे लिखिएगा इनर्शियल। इनर्शियल को अच्छे से डिफाइन करते हैं, इसके बाद नॉन इनर्शियल पे जाएंगे। तो पहले डालिए इनर्शियल फ्रेम, नीचे लिखिए इनर्शियल फ्रेम। लिख लिया? बोलो। यस सर। नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, इसके नीचे इनर्शियल हेडिंग डाल के नीचे लिखिए। पहले समझिए मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, ध्यान सुनना। इनर्शियल फ्रेम में मैं कैसे डिफाइन करूं इसको, तो आप समझो सिंपल भाषा में। कोई भी फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग, मतलब कोई भी फ्रेम, कोई भी ऑब्जर्वर जिसका एक्सेलरेशन कितना है बेटा? जवाब दो। 0, 0 हो। मतलब मान लो मैं यहां पर रुका हूं, मेरा एक्सेलरेशन 0 है, या मैं चल रहा हूं, ऐसे चलते जा रहा हूं, मेरा एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब मैं कौन सा फ्रेम हूं? इनर्शियल। इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम। तो नीचे लिखो एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या एनी ऑब्जर्वर लिख लो, एनी ऑब्जर्वर और एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग 0 एक्सेलरेशन, having 0 acceleration, having 0 acceleration, having 0 acceleration। लिख लिया? बोलो। having 0 acceleration called inertial frame of reference। सभी लोगों ने नोट कर लिया? बोलो। यस सर। नीचे एक और पॉइंट लिखो, नीचे एक पॉइंट लिखो, नीचे लिख लो नॉन एक्सेलरेटिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई विल रिपीट, नॉन एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग नहीं बेटा, नॉन एक्सेलरेटिंग, जिसके पास एक्सेलरेशन है ही नहीं। अच्छे से लिखो, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या लिख लिया सबने? बोलो। सन्नाटे में सभी लोग हैं, जल्दी से बोलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सर रिपीट कीजिए। नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा ए कितना होगा? 0 होगा। लिख लिया? बोल। यस सर, अगला पॉइंट नीचे लिख लो,
अगला पॉइंट ये है कि ये जो इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम या तो रेस्ट में होगा कंटिन्यू इन रेस्ट, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कब 0 होगा, जब इस बेचारे का वेलोसिटी कितना होगा बेटा, जल्दी बोल, कांस्टेंट होगा। क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं, बोलिए। Yes, sir. तो नीचे लिख लीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं अभी इसी में घूम रहा हूं, मैं उधर अभी नहीं पहुंचा हूं, मैं इसी में हूं। वेलोसिटी ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, velocity of inertial frame of reference, velocity of inertial frame of reference may be 0 or constant velocity, may be 0 और non-zero constant, ध्यान रखना, non-zero constant, may be 0 और non-zero constant मैं बोल रहा हूं, constant। समझ में आ रही सभी बच्चों को? Yes, sir. चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये इनर्शियल की कहानी करते हैं समाप्त। अब आगे एक और पॉइंट इसी में इनर्शियल में लिख लेंगे, इनर्शियल फ्रेम में एक और बात लिख लेंगे, बढ़िया रहेगा आपके लिए। हाँ भाई, एक और पॉइंट ये है कि न्यूटन ने बहुत सारे लॉ दिया है, सभी बच्चों को मालूम है, बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। न्यूटन ने बहुत सारे लॉ दिए हैं। तो न्यूटन के सभी लॉ कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है? तो आंसर आता है इनर्शियल वाला। तो नीचे लिखिए, ऑल लॉज गिवन बाय न्यूटन, all laws given by Newton, all laws given by Newton, all laws of motion लिखना, all laws of motion लिखना, laws of motion given by Newton, only valid in inertial frame of reference, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने जो बोला ना, ये बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है, ये अभी नहीं, आगे चल के बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। बेटा देखो बेटा, मैंने ये बोला है कि देखो न्यूटन ने कितने लॉ दिए? 3 लॉ दिए। तीनों लॉ केवल और केवल, खास करके जो सेकंड है F बराबर ma, ये F बराबर ma, नेट फोर्स ma के बराबर होता है। ये चीज केवल इनर्शियल फ्रेम में ही सत्य है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम ही नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा इस वाले फ्रेम में। तो मैं जो बोल रहा हूं सभी को समझ में आ रहा है, बोलो। Yes, sir. मतलब न्यूटन के तीन लॉ कहां वैलिड है? केवल और केवल इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल में नहीं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये नॉन इनर्शियल हेडिंग डाल दीजिएगा सभी लोग, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए जल्दी से। चलो भाई स्टेटमेंट लिखो, सभी लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ कि नॉन इनर्शियल फ्रेम को कैसे मैं डिफाइन करूं? Any observer having some acceleration. देखो मैं आपको बताता हूं कि भाई कोई भी फ्रेम जिसके पास एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी फ्रेम जिसके पास नॉन जीरो, मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, ठीक, वो कहलाएगा क्या चीज? नॉन इनर्शियल फ्रेम। हेडिंग नीचे लिखो, एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, having non-zero acceleration, any frame of reference having non-zero acceleration, or accelerated
frame of reference called non-inertial frame of reference, called non-inertial frame of reference. लिख लिया? बोलो। जवाब नहीं है बेटा, सबने लिखा? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट अगला बेटा ये है कि ये तो हो गया खत्म कहानी इसका। नेक्स्ट ही हम बात करते हैं। तो एक पॉइंट और है बेटा कि मुझे बताओ कि कोई भी रोटेटिंग ऑब्जर्वर या कोई भी रोटेटिंग फ्रेम, मान लो ये एक फ्रेम है, ठीक, ये एक फ्रेम है और ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये रोटेट है, कभी यहां पर है तो कुछ देर के बाद ये यहां पर कहीं रहेगा। तो क्या ये रोटेटिंग फ्रेम, देखो ये यहां भी रफ्तार इसका v था, यहां भी v है, तो क्या ये रोटेटिंग फ्रेम इनर्शियल होगा या नॉन इनर्शियल होगा? एक सवाल आ रहा है। Non-inertial. 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 सर डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। क्योंकि डायरेक्शन चेंज रोटेटिंग होगा। फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम भी अपने आप में नॉन इनर्शियल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ आता है v²/r। सभी लोगों को शायद याद नहीं होगा, पता नहीं होगा, लेकिन जान लीजिए, क्योंकि सेंटर का एक्सेलरेशन काम कर रहा है तभी तो डायरेक्शन काम ये चेंज होगा। और ये शुरू में मैंने बोला है वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन पक्का क्या है कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, और रोटेटिंग फ्रेम भी अपने आप में क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो नीचे Yes, लिखो, sir. rotating frame of reference, rotating frame of reference is also a good example of non-inertial frame. सभी लोगों ने कर लिया होगा नोट? फ्रेम कितने टाइप के होते हैं? फ्रेम का मतलब देखो होता क्या है, एकदम सिंपल स्पष्ट है, ऑब्जर्वर होता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं बात करता हूं, देखो मैंने पहले ही बोला है कि ये दुनिया में रियलिस्टिक कुछ होता है क्या? नहीं होता है। मैं पहले बता रहा हूं, सब रियलिस्टिक होता है, सब रिलेटिव के चक्कर में नहीं आया बात समझ में। देखो दुनिया में मैं आपसे बोलूं कि एब्सोल्यूट रेस्ट को आप डिफाइन कर पाओगे? क्या कोई बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में है क्या? बोलो। No, sir. No, sir. कोई है नहीं। टोटल यहाँ पर रियलिस्टिक है। जैसे मैं रेस्ट में हूं अर्थ के रिस्पेक्ट में, यदि मैं कहीं और जाके देखूं तो मैं मूविंग दिखूंगा, मैं रेस्ट में नहीं हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। मैंने बोला भी था, जैसे आपने बचपन में क्या पढ़ा होगा कि सन रेस्ट में है, सन के चारों ओर अर्थ रोटेट करता है, यही पढ़ा था ना? तो सभी बच्चों के दिमाग में था सन तो रेस्ट में रुका हुआ है, लेकिन रियलिस्टिक में क्या है? सन भी मूविंग है। समझ में आ रहा है सभी बच्चे? ये ध्यान देखो, सारे गैलेक्सी वगैरह सब मूविंग है, कोई रेस्ट में नहीं है, सब मूव कर रहा है, सब भाग रहा है। ये ध्यान रखिए इस चीज का, ठीक? तो ये चीज आपको थोड़ा पता रहना चाहिए। तो हम जो चर्चा करते हैं ये रेस्ट का क्या है, ये मोशन का, जो क्योंकि यहाँ पर सारा चीज तो रिलेटिवली आ गया, सारा चक्कर रिलेटिव मोशन का है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर हम रिलेटिविस्टिक मोशन की भी बात करते हैं यहाँ पर। इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम डिफाइन करते हैं। फ्रेम मतलब क्या? आप रिलेटिवली बात कर रहे हो, नहीं आया बात समझ में? एक बात और मैं आपसे बोलूं कि ग्राउंड फ्रेम, मान लो मैं धरती पे खड़ा हूं, तो ग्राउंड फ्रेम क्या होगा? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? जल्दी बताओ। Inertial. ग्राउंड फ्रेम कैसा है? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? Sir, inertial. देखो बिल्कुल इनर्शियल हम लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखें, लेकिन किसी और प्लैनेट पर जाके देखो तो ये इनर्शियल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये अर्थ पे ही, अर्थ पे खड़े हो और अर्थ को ऐसा ले रहे हो ना, तो ये इनर्शियल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, चकाचक है, ये ध्यान रखिएगा। तो नीचे लिखिएगा ग्राउंड फ्रेम, नीचे लिखो, एक लाइन लिख लो, भूल जाओगे तो। ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम is example of inertial frame of reference। ग्राउंड फ्रेम और अर्थ भी लिख सकते हो, ग्राउंड फ्रेम और अर्थ इज एग्जाम्पल ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान रखो, मैं बोलूं भाई अर्थ के रेस्पेक्ट में मैं कर रहा हूं, मतलब इनर्शियल फ्रेम के चक्कर में मैं हूं। मैं बोल रहा हूं ग्राउंड, इनर्शियल में बोल रहा हूं। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को? मिटा दूं बेटा? जल्दी बोल, टाइम वेस्ट नहीं करना है। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब हो गया खत्म, इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए आपने फ्रेम को देख लिया, बहुत शानदार। देखो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या होगा, कैसे करें, ये कंफ्यूजन में हमेशा रहते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं ना, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा खास कि आपको दिक्कत होगा। तो दो प्रकार के फ्रेम होते हैं, बस आप किस तरह से किसी बॉडी का मोशन एनालाइज कर सकते हो, बस उसके हिसाब से देख लो, बस खत्म। अब आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ कौन इनर्शियल है कौन नॉन इनर्शियल है। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ इनर्शियल फ्रेम का। जैसे मान लो छत के ऊपर एक बालक यहां पर बैठा हुआ है, ठीक। तो ये बालक के ऊपर चुपचाप बैठा हुआ है, यहां पर बैठा है। अब आप ये समझो कि यहां पर ये एक पेड़ को दिख रहा है, ठीक। तो पेड़ का मास कितना है बेटा, m मास है। ध्यान दो ना, ये एक पेड़ है, इस पेड़ का मास कितना है, m है, ठीक। तो ये जो बालक है ये छत के ऊपर बैठा हुआ है, टेरेस पे मान लो ये बैठा हुआ है। मेरे को ये बता दो कि मैं इस बालक से पूछूं कि भाई बता भाई बालक कि इस पेड़ का एक्सेलरेशन कितना होगा। पहले ही बताओ, ये जो है ना, ये बालक ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। इनर्शियल तो रेस्ट में इसका मतलब कौन सा फ्रेम है, बोलो, इनर्शियल या नॉन Inertial. इनर्शियल। Inertia. तो ये इनर्शियल है, पहली बात हुई, ये इनर्शियल फ्रेम है, ठीक, इनर्शियल फ्रेम। ओके बेटा, मुझे ये बताओ कि मैं इस बालक से पूछूं कि भाई पेड़ का एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ क्या चीज, ट्री विद रिस्पेक्ट टू बालक, बोलो क्या होगा, जल्दी बताओ। 0. 0. Zero. इज जीरो, इज जीरो, बिल्कुल सही जवाब। यानी मैं ये बोल रहा हूं कि पेड़ यानी ट्री का एक्सेलरेशन बालक के रिस्पेक्ट में क्या है, 0 है। क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं, बताइए। Yes, sir. हाँ बेटा, तो ये Yes. यहाँ पर ये तो हो गया, क्लियर है। तो आप जरा सोचो समझो दिमाग लगाओ कि भाई कोई और लड़का भी, कोई भी और, जैसे मान लो यहाँ पर ये तो क्लियरिटी हो गया भाई, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो नेट फोर्स ऑन ट्री विद रिस्पेक्ट टू बालक कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि मास ऑफ पेड़ इनटू एक्सेलरेशन ऑफ क्या, ट्री विद रिस्पेक्ट टू ये। तो ये तो आपको 0 मिलने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं। और रियलिटी में होता भी यही है कि भाई पेड़ पे कोई प्रकार का अलग से कोई फोर्स लगता नहीं है और ये चलता है भी नहीं। समझ में आ गया, बोलो। Yes, sir. हाँ, अब अगला कहानी, मान लीजिए कि यहां पर एक बस है या ट्रॉली ले लो, ट्रॉली पर एक बालक खड़ा है, ठीक है। अब ये मान लो इसका नाम मैं रखता हूं एम, मैन में बोलते, ये कोई आदमी है, ये भाग रहा है इस तरफ, ठीक। तो यहां पर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो डेफिनेटली इस ट्रॉली का जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है भाई, इस मैन का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, Zero. बोलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक सवाल आता है यहां पर, और कि ये पहला पॉइंट तो यहां पर क्लियर हो गया सभी लोगों का कि एक्सेलरेशन ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, इस कितना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जवाब दो, टाइम नहीं वेस्ट करना है, कितना होगा। सभी लोग जवाब देंगे लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, जल्दी बोलो कितना होगा एक्सेलरेशन। क्या हुआ, बिल्कुल शांत आप लोगों। देखो भाई, ये भी होगा 0। अरे इसका रफ्तार कांस्टेंट है ना, तो 0 ही होगा। क्यों, देखो मैं बताता हूं, देखो कि ट्री का एक्सेलरेशन मैन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ट्री का एक्सेलरेशन माइनस मैन का एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है, बोलो जल्दी से बताओ। Sir, अरे आप नहीं लोगों का समझ आया. जवाब नहीं आ रहा है, जवाब तो दो लेके कम से कम, क्या यही होता ना कंसेप्ट, बोलो। सर ये समझ आपने नहीं आई, रिलेटिव इसको एक बार और मोशन पढ़ा बताइए ना। होगा तो Sir, थोड़ा नहीं बहुत ज्ञान समझ होगा। आया. क्या समझ में नहीं आया, Sir, वो लास्ट वाला. अच्छा ये चीज मैंने कैसे लिख दिया, Yes, sir. ये भगवान, ध्यान देखो, ध्यान देखो, सही से समझना, यहाँ देखो।
तो हालांकि ये मुझे बताना पड़ेगा, एक है, मैं बताऊंगा आगे चल के, क्योंकि आपने रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ा इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखो क्या होता है कि मान लो किसी भी बॉडी का, मान लो ये 1 है और ये मैं बोल रहा हूँ 2, तो ये इसका मतलब क्या है कि 1 का एक्सेलरेशन 2 के रेस्पेक्ट में, इसको क्या बोलते हो, 1 का एक्सेलरेशन 2 के रेस्पेक्ट में, ये होता क्या है, 1 का एक्सेलरेशन माइनस 2 का एक्सेलरेशन, ये होता है एक्चुअल में ये होता है। ठीक, तो ध्यान सुनिए, देखिए 1 का एक्सेलरेशन 2 के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, 1 का एक्सेलरेशन धरती के रेस्पेक्ट में माइनस 2 का एक्सेलरेशन धरती के रेस्पेक्ट में। ये मेन कंसेप्ट यही चीज है, यही फंडा मैंने यहां भी लगाया है। देखो यहां पर क्या है कि यहां पर है कि ट्री का एक्सेलरेशन मैन के रेस्पेक्ट में, जो कि क्या है, ट्री का एक्सेलरेशन धरती के रेस्पेक्ट में माइनस मैन का एक्सेलरेशन धरती के रेस्पेक्ट में, ये चीज कंसेप्ट मेन है। तो अब आप खुद देख लो कि रियलिटी में आप देखो यहां सही से, तो ये आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा, क्यों मिलेगा 0, क्यों मिलेगा, क्योंकि ट्री का भी एक्सेलरेशन धरती के रेस्पेक्ट में 0 होता है और मैन का एक्सेलरेशन तो 0 है ही है यहाँ, तो इस आदमी के हिसाब से भी एक्सेलरेशन क्या मिला, 0। तो इस मैन के हिसाब से ट्री पर, यानी ट्री पर फोर्स मैन के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 0 होगा। क्लियरिटी है, जल्दी बोलो। Yes, Yes, sir. sir. और वास्तविक में देखो कि ट्री पर नेट फोर्स होता भी क्या है, 0 होता है। ठीक, तो आप ये समझो कि इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में न्यूटन का एकदम लॉ चकाचक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहीं पर नॉन इनर्शियल फ्रेम होता ना तो दिमाग घुमा देता। तो चिंता नहीं करो बच्चों, मैं अगले क्लास में इस पर चर्चा करूंगा मैं, कि भाई इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल लगभग जितना बताए वो सफिशिएंट है। और देखो जिन बच्चों को वेक्टर का नॉलेज होगा अच्छा, उनको अगले क्लास में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिन बच्चों को वेक्टर का नॉलेज अच्छा नहीं होगा, जिनको वेक्टर में दिक्कत है, उनको परेशानी हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल। Yes, sir. तो आप ध्यान रख लीजिए, जितना आज मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से एकदम रहना चाहिए। आप ये समझो ना कि शुरू से लेकर अभी तक का आप एक बार कॉपी अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। साथ साथ मैंने एक बार वेक्टर एडिशन भी बताया था आपको, ठीक है, सम कैसे करते हैं, वो वाला लेक्चर आपके पास हो तो वो भी आप देख ले, एक बार सही से सर्च कर लिया मैंने, सारा लेक्चर तो डाल ही रखा है ग्रुप में, तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ आप क्या करिएगा कि आपको अगले क्लास में एडिशन ऑफ वेक्टर पता रहना चाहिए कैसे करते हैं, दूसरा कंपोनेंट वेक्टर को कैसे तोड़ते हैं ये भी आपको पता रहना चाहिए। अगले लेक्चर में आपको इतना अच्छे से कर लेना है। यदि आपने इतना नहीं किया है तो गारंटी दे रहा हूं सवाल बनाने में आपको दिक्कत होगा, मतलब होगा। ठीक है बच्चों, Yes, Yes, sir. sir. कर लोगे ना। Yes, sir. Yes. बेटा Yes, मुझे sir. ये बताओ कि आज का टॉपिक तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था क्या, बोलो। No, sir. No, No, sir. sir. नहीं था, ठीक, ये ध्यान रखें, नहीं था। बेटा अगले क्लास में मैं ये बता रहा हूं कि आप मुझे बताओ कि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हो गया क्या, कि फ्रेम होता क्या है। Yes. Yes, sir. बिल्कुल Yes, बताना sir. चाहिए। हाँ, मैं ये समझ पा रहा हूं कि आपने काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा है, खास करके रिलेटिव मोशन आपने नहीं पढ़ा। बेटा बोलो नहीं पढ़ा है ना, No, Yes, sir. sir. नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा है, ठीक, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन के कारण थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन मैं आपको एक बात तो मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए आपने रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ा है, नहीं सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जितना बता दूंगा वो काफी है। मैं जितना बता दूंगा आपको वही आपके लिए अमृत है। बिल्कुल उतना आपने पढ़ लिया, समझो रिलेटिव मोशन पर विजय प्राप्त आपने कर लिया। आपके लिए कुछ नहीं, बिल्कुल बच्चों वाला खेल रहेगा। बाद में मैं डिटेल से पढ़ा दूंगा आपके लिए, इसके लिए निश्चिंत आप रहिए। लेकिन फिलहाल हमारा काम है कि अगले क्लास में थोड़ा सा उसके कंसेप्ट को बताऊंगा, रिलेटिव का जो भी कंसेप्ट है थोड़ा सा बताऊंगा, फिर मैं आपको ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे और भी टर्म्स आपको मैं समझाऊंगा। देखो किताब में क्या हुआ, बुक में आपको केवल डेफिनेशन मिलेगा, लिख लो बात खत्म, और कुछ नहीं है। लेकिन मैंने फ्रेम क्यों पढ़ाया, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि आप समझो कि सवाल मुझे सॉल्व करना है तो मैं इस इंसान के हिसाब से भी सॉल्व कर सकता हूं। देखो एक इनर्शियल मतलब जो रुका हुआ है या कॉन्स्टेंटली चल रहा है, जिसका एक्सेलरेशन 0 है, इनर्शियल फ्रेम। एक ऐसा भी फ्रेम है जिसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। तो हम किसी बॉडी के मोशन का एनालिसिस एक ही इंसान के हिसाब से कर सकते हैं क्या, बोलो। No, sir. No, दोनों के sir. हिसाब से कर सकते हैं। तो बेटा जब दोनों के हिसाब से कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि सवाल हम दोनों के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, पहले के हिसाब से भी दूसरे के हिसाब से भी कर सकते हैं। बोलो सही है ना, Yes, कर सकते हैं sir. दोनों के हिसाब से, Yes, sir. बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रहे, आपको मैंने लिखा है कि भाई पहले
यानी इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से न्यूटन का लॉ काम करता है, नेट फोर्स ma के बराबर होता है। बट नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से बेटा हम चले तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से नेट फोर्स बराबर ma नहीं होता है, वो काम नहीं करता है। यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का लॉ फेल है। मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का लॉ नहीं काम करता है, वो गलत साबित हो जाता है। तो यहां पर एक फोर्स का इंट्रोडक्शन होता है जो कि न्यूटन के लॉ को थोड़ा सा ठीक कर दे, मतलब न्यूटन का लॉ काम करने लगे, आपको प्रॉब्लम नहीं हो सवाल बनाने में। तो एक अननोन फोर्स का इंट्रोडक्शन होता है जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, काल्पनिक फोर्स, वर्चुअल फोर्स। मतलब कि भाई ऐसा कोई फोर्स है नहीं आया बात समझ में? अरे मैंने बोल दिया काल्पनिक, वर्चुअल, स्यूडो, मैंने जैसे ही बोल दिया काल्पनिक, भाई ये इमेजिनरी है, इमेजिन करते हो, तो रियलिटी में ऐसा होता क्या है? नहीं होता है, रियलिटी में नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिए, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। बस हमारा जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप हो, हमारा समाधान, ये जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाए, उसके लिए हम एक सूडो फोर्स का इंट्रोडक्शन करते हैं। कौन से फ्रेम में? नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ताकि सवाल हमारा सॉल्व हो जाए। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रही है? बोलो। Yes, sir. बिल्कुल, Yes, ये sir. ध्यान रखिएगा। तो अगले क्लास में मैं आपको सूडो फोर्स बताऊंगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम जब भी आप सवाल सॉल्व करोगे तो सूडो फोर्स का एक चक्कर आ जाता है, क्यों लगाते हैं, क्या कारण है इसका, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, तो बेटा अगले सेशन में मिलते हैं। ठीक है, और रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है बेटा? Okay, Okay, sir. sir. ठीक है बेटा, Thank you, सबको बाय बाय। Thank you, sir. ठीक है बेटा, Thank सबको you, बाय sir. बाय। Thank you, sir. बाय बेटा, बाय।